हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था। आप लोग के फ्रेंड्स से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप मीन सीपी पे वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो सीपी पे बनने जा रहा है और ये वीडियो अप्रॉक्सीमेट करीब 6 to 7 पार्ट्स में बनेगा और इस 6 to 7 पार्ट्स में मैं सीपी का हर टॉपिक कवर करने का कोशिश करूँगा। जैसे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू एंड लाइन डायग्राम ऑफ कंडेंसेट वाटर सिस्टम एंड सीपी। डीसीएस सिस्टम में आपका सीपी का क्या क्या आपको वहाँ पे लाइन डायग्राम दिखता है। फिर आपको कंडेंसेट सिस्टम का, कंडेंसेट वाटर सिस्टम का आपको लाइन डायग्राम, जैसे आपका जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन कहाँ पे होता है, रेडिएटर कंट्रोल लेवल आपको आप कंट्रोल स्टेशन जो डीसीएस में होता है वो कहाँ पे होता है, आपका एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2, एलपी हीटर 3, उसका बाईपास लाइन कहाँ पे होता है, ड्रेन कूलर का लाइन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सारा डिटेल मैं आपको इसमें दिखाऊंगा डीसीएस पेज में ले जाके कि आपका सीपी और उसका जो कंडेंसेट वाटर सिस्टम का लाइन डायग्राम कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीपी। सीपी क्यों यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सीपी। सीपी जो होता है वो 6 स्टेज का पंप होता है और सीपी जो होता है वो हॉट वेल से बिलो डेप्थ में माउंटेड रहता है। टोटल 6 स्टेज का पंप होता है। इसमें सीपी का जो इंपेलर शाफ्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। उसमें टॉप शाफ्ट होता है, बॉटम शाफ्ट होता है एंड एक इंटरमीडिएट शाफ्ट होता है। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, उसका पिक्चर के साथ सीपी का पिक्चर में दिखाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि बॉटम शाफ्ट कहाँ पे होता है। उसमें आपका सिर्फ सिंगल स्टेज रोटेटिंग असेंबली होता है। इंटरमीडिएट शाफ्ट में आपका सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ रोटेटिंग असेंबली है एंड टॉप शाफ्ट में आपका 4th, 5th एंड 6th स्टेज ऑफ रोटेटिंग असेंबली है। और टॉप शाफ्ट जो होता है वो मोटर शाफ्ट के साथ थ्रू फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है इसमें। और इसी में आपका कंबाइंड थर्स्ट कम जनरल बियरिंग होता है और एक मैकेनिकल सीलिंग होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि मैकेनिकल सीलिंग का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, स्टेपिंग बॉक्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। इसके बाद लाइन डायग्राम ऑफ सीपी। सीपी में क्या क्या लाइन है, क्या क्या लाइन डायग्राम है, जैसे उसका सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, आपका कैनिस्टर वेंट जिसको हम लोग इक्वलाइजेशन लाइन या इवैक्यूएशन लाइन कहते हैं, डिस्चार्ज वेंट होता है एक। तो सारा आपको उस पेज में, लाइन डायग्राम के पेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे लाइन का क्या कहाँ पर रहता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सीपी का लाइन डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ सीपी। सीपी का ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि आपका इनिशियल कंडीशन है कि सीपी सारा स्टॉप कंडीशन में, हॉट वेल खाली है, रेडिएटर खाली है, ओवरऑलिंग से यूनिट लौटा है और आपको फर्स्ट सीपी को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या लाइनअप चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सीपी का चार्जिंग प्रोसीजर, उसका स्टार्टिंग प्रोसीजर, उसका लाइनअप मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग सीपी जब आप इनिशियल कंडीशन से लौटता है, जब आपका कंडेंसेट सिस्टम में डीप्रेशराइज्ड है, कोई भी वाटर नहीं है, तो किस प्रकार से हम लोग कंडेंसेट सिस्टम को चार्ज करते हैं, सीपी को स्टार्ट करते हैं, सारा प्रोसीजर मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ सीपी अंडर वैक्यूम। जैसे आपका मान लीजिए कि रनिंग कंडीशन में किसी एक सीपी में आपको प्रॉब्लम आ गया और टरबाइन मेंटेनेंस बोल रहा है कि इसको आपको आइसोलेट करके दीजिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है एज ए डिस्क इंजीनियर कि आपको सही तरीके से सीपी का आइसोलेशन करना है अंडर द वैक्यूम। अगर आपका आइसोलेशन सही से नहीं होगा तो आपका यूनिट ट्रिप हो सकता है, जो कि सीपी जो है वो वैक्यूम के साथ, हॉट वेल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और हॉट वेल आपका अंडर वैक्यूम होता है। तो अगर आपका आइसोलेशन प्रोसीजर में कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो यूनिट ट्रिप हो सकता है। तो इसका मैं आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगा कि सीपी को आपको कैसे आइसोलेट करना है अंडर द वैक्यूम। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ सीपी अंडर वैक्यूम। जैसे आपका 2 सीपी चल रहा है, किसी सीपी में आपका प्रॉब्लम था और वो सीपी का काम कंप्लीट हो चुका है, टरबाइन मेंटेनेंस बोल रहा है आप इसको आप सर्विस में ले सकते हैं। तो आपको किस प्रकार से उस सीपी का लाइनअप करना है, सीपी को चार्ज करना है अंडर द वैक्यूम, उसको हम स्टेप वाइज प्रोसीजर बताएंगे। किस प्रकार से, मैं आपको इसमें 2 मेथड बताऊंगा कि एक मेथड कि जब मान लीजिए कि मैकेनिकल सीलिंग के लिए कूलिंग लाइन अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे हम लोग सीपी को चार्ज करेंगे, और सेकंड केस जब अगर आपके पास मैकेनिकल सीलिंग कूलिंग लाइन प्रेजेंट है तो फिर हम सीपी को कैसे चार्ज करेंगे अंडर द वैक्यूम। इसके बाद हम लोग फिर सीपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन चेक करेंगे कि सीपी का अपना स्टार्ट परमिसिव होता है, उसका प्रोटेक्शन होता है। तो क्या क्या स्टार्ट परमिसिव में आपका लॉजिक है और प्रोटेक्शन में आपका क्या क्या लॉजिक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाई सीपी इज इंस्टॉल एट डेप्थ बिलो द हॉट वेल, हॉट वेल के नीचे सीपी को हम लोग इंस्टॉल क्यों करते हैं, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा कि सीपी का हम लोग इंस्टॉलेशन एट ए डेप्थ बिलो द हॉट वेल क्यों करते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन इंजीनियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि सीपी का ऑपरेशन इन डीसीएस में आपको मैं सीपी का ऑपरेशन बताऊंगा कि आपका इनिशियल कंडीशन में जब आपका पूरा हॉट वेल खाली है, डिलीटर आपका खाली है, आपको फर्स्ट सीपी को स्टार्ट करना है तो क्या क्या आपको स्टेप लेना है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपको सीपी का शेड्यूल चेंज ओवर मान लिए आपको करना है, जो अक्सर आपको 15 डेज या 1 मंथ के अंदर रनिंग आवर के हिसाब से आपको सीपी का शेड्यूल चेंज ओवर करना पड़ता है। तो आपको सीपी का शेड्यूल चेंज ओवर कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसको मैं आपको डीसीएस पेज में ले जाके ऑपरेशन उसका दिखाऊंगा। तो बहुत सारा टॉपिक मैं सीपी से रिलेटेड है, इसको मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और करीब ये 6 से 7 पार्ट्स में आपको आएगा। देखिए एक पार्ट में अगर बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 6 से 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा और बारी बारी से ये वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं ली है, मेंबरशिप जरूर लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और ऐसे भी आप कमेंट करेंगे मैं आपका रिप्लाई दूंगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो उससे क्या होता है मैं अक्सर उसको देख लेता हूं और आपका उसमें जो भी आपका मन में डाउट है, क्यूरी, मैं आपको उसमें कमेंट और आपका रिप्लाई मैं कर दूंगा। मेंबरशिप कैसे लिया जाए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट रहता है कि सर मेंबरशिप मैं कैसे लूँ। तो मेंबरशिप लेने के लिए हाउ टू टेक द मेंबरशिप ऑफ द चैनल, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसमें स्टेप वाइज प्रोसीजर में बताया है कि कैसे मेंबरशिप लिया जाता है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर के लिए पोस्ट पे, चैनल के पोस्ट पे जाए, उस पर क्लिक करें, आपको वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी अगर आपके मन में डाउट है पावर प्लांट से रिलेटेड, आप उसमें कमेंट करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए इस वीडियो को तो फ्रेंड यहाँ पे आपको कंडेंसर दिख रहा होगा। कंडेंसर से आपका 3 सीपी सक्शन लेता है। 3 सीपी में आपका 2 सीपी रनिंग कंडीशन में रहता है, 3rd सीपी स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तीनों सीपी का एक कॉमन डिस्चार्ज हेडर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन डिस्चार्ज हेडर दिख रहा होगा, सीपी सी, सीपी बी एंड सीपी ए। ठीक है, कॉमन डिस्चार्ज हेडर के बाद आपका लाइन कहाँ पे जाता है, जीएससी से होता हुआ। यहाँ देखिए आपका जीएससी से होता हुआ आपका जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन एक होता है। ठीक है, ये वाल्व भी आपका सोलेनॉइड न्यूमेटिक वाल्व ऑटो में रहता है। यहाँ से आपका डेटा कंट्रोल स्टेशन है, वहाँ से डेटा कंट्रोल स्टेशन में आपका 3 ब्रांच है, कोई एक ब्रांच सर्विस में रहता है। यहाँ से आपका ड्रेन कूलर होता हुआ एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2, एलपी हीटर 3 होता हुआ आपका डिलेटर में चला जाता है। फ्रेंड्स सीपी को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका रिसर्कुलेशन मोड में स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका CPC और इसका मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है CDB14। हर सीपी का अपना अपना सीपी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन होता है। तो कोई भी सीपी को जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को 100% ओपन करके या आप 70 से 80% ओपन करके ही हम लोग चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसका मेन डिस्चार्ज वाल्व और उसका IBB को पहले ओपन करते हैं, फिर उसके बाद मेन डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करते हैं और धीरे धीरे रिसर्कुलेशन वाल्व को हम लोग क्लोज करके उसको ऑटो में डाल देते हैं। देखिए यहाँ CDB14 आपका ऑटो में है और इसका PNID जब ओपन कीजिएगा तो इसका सेट पॉइंट पे हम लोग 350 डाल देते हैं। 350 का मतलब क्या होता है कि सीपी का फ्लो अगर किसी भी रीजन से 350 से अगर नीचे गया तो रिसर्कुलेशन वाल्व जो है मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व ये आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा। जब तक अगर आपका सीपी का टोटल फ्लो जो उसका इंडिविजुअल सीपी का फ्लो है अगर 350 से ज़्यादा रहेगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व ऑटो में क्लोज रहेगा। जैसे ही सीपी का फ्लो किसी कारण से 350 के नीचे आ गया तो वो रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा ताकि सीपी का फ्लो मिनिमम 350 TPS मेंटेन रहे। क्योंकि सीपी क्या होता है लो फ्लो में आपका ट्रिप हो जाता है। इसका एक प्रोटेक्शन है कि 200 TPS हो या 250 TPS में ये आपका ये ट्रिप हो जाता है। तो सीपी को ट्रिपिंग से बचाने के लिए इसके रिसर्कुलेशन वाल्व को ऑटो में डाल देते हैं और उसके PNID में जाके हम लोग 350 TPS या 400 ये आपका प्लांट प्लांट वेरी कर सकता है। किसी प्लांट में 300 डालता है, किसी प्लांट में 350 डालता है, किसी प्लांट में 400 डालता है। तो जितना भी डालिएगा उतना फ्लो आपका वो मेंटेन रखेगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आपको जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन में आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका आप क्रशर पे देखिए, ये आपका कॉमन डिस्चार्ज हेडर है जिसका प्रेशर आपका 30 kg हम लोग मेंटेन रखते हैं। यहाँ से आपका जीएससी से होता हुआ आपका देखिए ये लाइन जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है जो कि आपका कंडेंसर में चला जाता है। इस लाइन में आपका CDV39 न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व है जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑपरेट होता है। इसको हम लोग ऑटो में डालते हैं। ऑटो में डाल के और इसका PNID जब ओपन कीजिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि आपका सेट पॉइंट 800 डाला हुआ है। 800 सेट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर अभी आप देखिए CP का फ्लो कितना है, 1290 टन के आसपास है, 1280 टन के आसपास है। जब अगर ये आप 800 से जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा आपका ये वाल्व ऑटो में क्लोज रहेगा। जैसे ही CP का किसी कारण से फ्लो अगर 800 के नीचे चला जाएगा तो जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व जो CDV39 है ये आपका ऑटो में ओपन चला जाएगा, ताकि CP का फ्लो किसी भी कंडीशन में 800 मेंटेन्ड है। उस पर देखिए आपका एक लाइन है एक्सेस रिटर्न टू CST। एक लाइन ये भी प्रोविजन है कि अगर आपको CST में पानी भेजना है तो आप वहाँ से भी भेज सकते हैं। ये आपका डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन है जिसमें देखिए आपका 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच है आपका। ये 3 ब्रांच होने के बाद आपका ड्रेन कूलर से एल्पीटर 1 2 3 होता हुआ आपका डायरेक्टर में पानी चला जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आपका ये स्टेशन है। आप इसको ऑटो में डालते हैं CDV29 को 22 को, तो यहाँ पे देखिए आपका इसको हम लोग ऑटो में डाले हुए हैं। और इसका अगर आप इंटरफेस पेज खोलिएगा, इंटरफेस पेज मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो इंटरफेस पेज ओपन करने पर आप देखिएगा SLD आप ओपन कीजिए तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन आपको दिखेगा, PNID उसका। यहाँ देखिए आप यहाँ सेट पॉइंट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 2500 सेट पॉइंट है, ये 2500 सेट पॉइंट है। और यहाँ ये एक्चुअल वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 3 एक्चुअल वैल्यू है। तो ये दोनों बेसिस पे एक एरर सिग्नल जनरेट होता है और ये CDV29 पे कमांड देता है कि भाई डायरेक्टर का लेवल 2500 आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ये दोनों वाल्व आपका कोई एक वाल्व हम लोग ऑटो में रखते हैं, दूसरा वाल्व को हम लोग मैनुअल में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेट पॉइंट 2500 है और आपका एक्चुअल लेवल आपका इतना है। 3 लेवल ट्रांसमीटर होता है। आप सेलेक्टर को बटन को हमको मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए IN1 IN2 एंड IN3 आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका हम लोग मिड वैल्यू यहाँ पे सेलेक्टेड है। आप तीनों का एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। आप किसी एक लेवल ट्रांसमीटर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल वैल्यू और सेट पॉइंट के बीच जो एरर सिग्नल जनरेट होगा उसी के बेसिस पे आपका ये कंट्रोल वाल्व वर्क करता है, इसमें कमांड जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एल्पीटर 3, एल्पीटर 2, एल्पीटर 1 का दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका एल्पीटर 3 से एल्पीटर 2 का नॉर्मल ड्रिप है और एल्पीटर 2 से एल्पीटर 1 का ये नॉर्मल ड्रिप है। हर नॉर्मल ड्रिप में एक न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है और एल्पीटर 1 से आपका ड्रेन कूलर में जा रहा है। तो देखिए ये आपका नॉर्मल ड्रिप है, या एल्पीटर 3 से एल्पीटर 2 नॉर्मल ड्रिप है जो DRB28, फिर एल्पीटर 2 से एल्पीटर 1 आपका नॉर्मल ड्रिप है DRB34 है और एल्पीटर 1 का ड्रिप ड्रेन कूलर में जाता है और ड्रेन कूलर से आपका LP ड्रेन फ्लश टैंक में चला जाता है और यहाँ से आपका हॉट वेल या कंडेंसर में चला जाता है। और एक आपका इमरजेंसी ड्रिप होता है। देखिए ये आपका इमरजेंसी ड्रिप है। एल्पीटर 3 का इमरजेंसी ड्रिप आपका DRB31 है और एल्पीटर 2 का आपका ये इमरजेंसी ड्रिप है DRB37। इसमें भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है। इस वाल्व के आगे पीछे आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है। देखिए नॉर्मल ड्रिप में को ऑटो में डालते हैं और इसका PNID ओपन कीजिएगा तो 320 सेट पॉइंट डाल देते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि इसका लेवल 320 आपको मेंटेन करेगा। और एक इमरजेंसी ड्रिप होता है, जैसे मान लें कि अगर किसी कारण से अगर लेवल आपका 320 से ज़्यादा हो गया और नॉर्मल ड्रिप मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे इसको ऑटो में डालते हैं DRB37 को, ये एल्पीटर 2 का इमरजेंसी ड्रिप है और इसका PNID आप ओपन कीजिएगा तो इसमें हम लोग 340 डालते थे, थोड़ा सा ज़्यादा। मान लीजिए अगर किसी कारण से का लेवल 340 से ज़्यादा होने लगा तो आपका इमरजेंसी ड्रिप ओपन हो जाएगा और LP ड्रेन फ्लश टैंक में आपका चला जाएगा, ताकि इसका लेवल 340 से ज़्यादा नहीं जाए। इसी प्रकार से एल्पीटर 3 का भी सेम फंडा है कि आपका DRB28 आपका नॉर्मल ड्रिप है, इसमें 320 डाल देते हैं सेट पॉइंट और इमरजेंसी ड्रिप में 340 हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं। तो फ्रेंड आइए हम लोग कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के बारे में डिटेल से देखते हैं। पहले देखते हैं कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है थर्मल पावर प्लांट में।
कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप CEP extract the condensate water from the condenser hot well and pump it through the condensate polishing system and the LP heaters to the deaerator feed water tank. CEP का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि CEP क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द कंडेंसेट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर हॉट वेल. कंडेंसर है, उसके नीचे आपका जो हॉट वेल रहता है, हॉट वेल में जो आपका स्टीम कंडेंस होकर कंडेंसेट वाटर बनता है, उस वाटर को वो सक्शन करता है और थ्रू द कंडेंसेट पॉलिश यूनिट आपका डिएटर कंट्रोल स्टेशन एक रहता है, उससे होता हुआ आपका जो ब्लेंड स्टीम कंडेंसर है, ड्रेन कूलर है, LP हीटर 1, LP हीटर 2, LP हीटर 3 होता हुआ आपका डिएटर में पहुंचा देता है. तो इस प्रोसेस में आपको उस कंडेंसेट स्टीम का वाटर थोड़ा बहुत हीट भी होता है ना. जैसे आपका GSC से आपका हीटिंग शुरू हो जाता है, GSC से आपका ड्रेन कूलर से थोड़ा बहुत टेम्परेचर कंडेंसेट वाटर का इंक्रीज़ करता है, LP हीटर में थोड़ा इंक्रीज़ करता है, फिर LP हीटर 2 में इंक्रीज़ करता है, LP हीटर 3 में आपका इंक्रीज़ करता है. तो जनरली आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि CEP के डिस्चार्ज में कंडेंसेट वाटर का टेम्परेचर आपका 45-46 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन जैसे ही वह डिएटर में पहुंचता है तो वह 165 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है वो, क्योंकि ये सीरीज ऑफ हीटर के थ्रू पास करता है. तो जहाँ जहाँ पे जैसे आपका ड्रेन कूलर में है थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, GSC में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, LP हीटर 1 में इंक्रीज़ किया, LP हीटर 2 में इंक्रीज़ किया, LP हीटर 3 में इंक्रीज़ होता हुआ अल्टीमेट आपका डिएटर में पहुँच जाता है. तो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का बड़ा इंपॉर्टेंट काम यही है कि हॉट वेल से कंडेंसेट वाटर को सक करना है और वहाँ से थ्रू द डिफरेंट इक्विपमेंट से होता हुआ इसको डिएटर में वाटर को पहुँचा देना है. तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ए CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है थर्मल पावर प्लांट में. तो फर्स्ट आपका है कंडेंसेट रिमूवल. CEP का मेन जो इंपॉर्टेंट काम है कंडेंसेट को रिमूव करना फ्रॉम द हॉट वेल से. देखिए, आफ्टर स्टीम हैज पास्ड थ्रू द टरबाइन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी. देखिए, स्टीम जब बॉयलर से आता है इन द फॉर्म ऑफ मेन स्टीम, आपका कहाँ पे पहले जाता है, SP टरबाइन में जाता है. SP टरबाइन से जो आपका आउटलेट निकलता है दैट इज कॉल्ड द CRH लाइन. CRH लाइन फिर आपका रीहीट होने के लिए आपको जाता है बॉयलर में, वहाँ से फिर HRH के फॉर्म में आता है. HRH का स्टीम आपको कहाँ जाता है, IP टरबाइन में. IP टरबाइन का जो आउटलेट क्रॉस ओवर पाइप के थ्रू आपका LP टरबाइन में जाता है. LP टरबाइन के बाद वो स्टीम आपका जो वाटर और स्टीम का मिक्सचर जो होता है वो आपका हॉट वेल में आता है, जहाँ पे CW के थ्रू ये इसको कूल किया जाता है और वो जो मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर जो है वो आपका कंडेंस्ड वाटर बन जाता है और हॉट वेल में स्टोर हो जाता है. ओके, तो ये जो सारा जो हम लोग स्टीम का फ्लो करते हैं टरबाइन में, इसका मेन पर्पस क्या है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो जाए, जो आपका जनरेटर का जो शाफ्ट है वो रोटेट हो ताकि फ्लक्स का चेंज हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. तो टरबाइन को रोटेट करते हैं ताकि जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करे, क्योंकि आपका जनरेटर का शाफ्ट और टरबाइन का शाफ्ट आपस में कपल्ड रहता है. तो स्टीम जो है वो आपका रोटर में जो ब्लेड रहता है उस पर स्ट्राइक करता है और आपका टरबाइन का रोटर रोटेट करता है, इससे जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करता है और वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो ये आफ्टर स्टीम हैज पास थ्रू द टरबाइन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इट इंटर्स द कंडेंसर. वो बाद में कंडेंसर में इंटर करता है. हियर कंडेंसर में क्या होता है, इट इज कूल्ड. कौन कूल करता है, आपका कूलिंग वाटर. कूलिंग वाटर जो आता है आपका CW पंप हाउस से, वो फीड पुल से पानी लेता है और आपका कंडेंसर में आता है. कंडेंसर में आपका बहुत सारा ट्यूब रहता है, वो ट्यूब के अंदर CW रहता है और बाहर में आपका स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर आता है. वो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की तरह वो काम करता है. और अल्टीमेट क्या होता है कि CW वाटर टेक्स द हीट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर और वो गर्म हो जाता है. फिर वो CW कूल करने के लिए कूलिंग टावर में जाता है और फिर वहाँ से ठंडा होने के बाद फीड पुल में आता है वाटर. वो फीड पुल से फिर CW डिस्चार्ज करके कंडेंसर में पहुँचाता है. तो ये साइकिल इसका चलता रहता है. तो ये जो स्टीम जो कंडेंस होता है तो ये कंडेंसेट स्टीम बैक इनटू द वाटर, फिर वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो CEP का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या कि टू रिमूव दिस कंडेंसेट फ्रॉम द कंडेंसर्स हॉट वेल. CEP का जो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो हॉट वेल में जो आपका कंडेंसेट वाटर बना है उसको वहाँ से रिमूव करना. फ्रेंड्स, सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ CEP का कि प्रेशराइजिंग द कंडेंसेट वाटर. कंडेंसेट वाटर को प्रेशराइज करता है. अब जानते हैं फ्रेंड कि आपका हॉट वेल में वैक्यूम रहता है. वैक्यूम कितना रहता है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपका
0.08 या 0.09 या 0.12 इसी के आसपास रहता है। दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी आपका कम प्रेशर रहता है। और वहाँ से उसको सक करता है सीपी और उसको प्रेशराइज करता है, आपका 30 kg तक उसको प्रेशराइज करके ले जाता है। मतलब सीपी जो होता है आपको सक करता है कंडेंसेट वाटर को फ्रॉम द वैक्यूम और उस प्रेशर को इंक्रीज करके उसको आपको 25-30 kg पर सेंटीमीटर तक ले जाता है। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीपी का कि दी सीपी देन प्रेशराइज द कंडेंसेट वाटर एंड पंप इट टुवर्ड्स द डिएटर थ्रू द वेरियस हीटर्स लाइक जीएससी, ड्रेन कूलर, एल्पीटर 1, एल्पीटर 2 एंड एल्पीटर 3। इससे होता हुआ आपको कंडेंसेट वाटर को कहां भेजता है? प्रेशराइज करके डिएरेटर में। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट है आपका की फंक्शन ऑफ सीपी का, मेंटेनिंग कंडेंसर वैक्यूम। कंडेंसर वैक्यूम को मेंटेन करने में सीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ऐसे तो वैक्यूम पंप मेंटेन करता है, बट सीपी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखिए, बाय कंटिन्यूसली रिमूविंग कंडेंसेट, सीपी क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली रिमूविंग कर रहा है कंडेंसेट को, क्योंकि आपका दो प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है। आपका कंडेंसेट वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर भी कंटिन्यूस आपका कंडेंसर में आ रहा है और सीपी उस कंडेंसेट वाटर को कंटिन्यूसली रिमूव भी कर रहा है ना। तो बाय कंटिन्यूसली रिमूविंग कंडेंसेट द सीपी हेल्प्स टू मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर। सीपी क्या करता है? हेल्प्स टू मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर। अगर सीपी एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा हॉट ऑयल से कंडेंसेट वाटर को, तो हॉट ऑयल का लेवल आपका बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हॉट ऑयल का लेवल बढ़ता जाएगा आपका दिखेगा कि वैक्यूम आपका डिटोरिएट करता जाएगा। वैक्यूम आपका जैसे 0.12 आपका मेंटेन हो रहा था, जैसे जैसे आपका हॉट ऑयल का लेवल बढ़ता जाएगा दिखेगा उसका वैक्यूम का लेवल जो होता है वो आपका इंक्रीज होता हो जाएगा। मतलब 0.14, 0.15, 0.16, 0.2 और 0.3 पे तो आपका ट्रिप भी हो सकता है टरबाइन। तो सीपी क्या करता है कि कंटिन्यूसली कंडेंसेट वाटर को हॉट ऑयल से रिमूव करता है, ताकि जो कंडेंसेट वाटर एंड स्टीम का जो मिक्सचर जो एलपी टरबाइन से रिलीज हो रहा है और जो आपका हॉट ऑयल में आ रहा है, कंडेंसर में आ रहा है, और वो अपना हीट किसको दे रहा है? CW को दे रहा है। तो अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, उस जो स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर जो आपका कंडेंसर में आ रहा है, अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो वो फिर अपना वो हीट रिलीज नहीं कर पाएगा, वो कूल ही नहीं हो पाएगा। अगर मान लें कि आप हॉट ऑयल का लेवल बढ़ा दिए, हॉट ऑयल का लेवल बढ़ता गया और आपका जो आपका ट्यूब है, ट्यूब पूरा सिंक कर गया, तो कंडेंसर जो स्टीम जो आ रहा है उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा एक्सपेंड होने के लिए, अपना हीट रिलीज करने के लिए। तो आपका क्या होगा कि कंडेंसर का जो प्रेशर है वो आपका डिटोरिएट हो जाएगा। तो इस तरह से सीपी हेल्प्स करता है टू मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर। ए गुड वैक्यूम इज इसेंशियल फॉर द टरबाइन। टरबाइन के लिए, किसी भी थर्मल पावर प्लांट के लिए अगर गुड वैक्यूम इज इसेंशियल है टू ऑपरेट एफिशिएंटली एज इट अलाउ द स्टीम एक्सपेंड टू इट्स लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर। अगर आपका कंडेंसर का वैक्यूम लो रहेगा, बहुत अच्छा अगर वैक्यूम है, तो आपका स्टीम उतना तक एक्सपेंड करेगा और जितना एक्सपेंड करेगा उतना आपको वर्क डन उसका मिलता रहेगा। तो अगर कंडेंसर का वैक्यूम अगर बहुत ही अच्छा है तो आपका स्टीम प्रॉपर एक्सपेंड करके थर्मल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका सीपी का कि इंप्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी को भी ये इंप्रूव करता है। देखिए कैसे? बाय पंपिंग द कंडेंसेट थ्रू लो प्रेशर फीड वाटर हीटर्स बिफोर इट रीचेज द डेरेटर। सीपी जो कंडेंसेट वाटर को पंप करता है, प्रेशराइज करता है, तो वो जो फीड वाटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जीएससी, ड्रेन कूलर, एल्पीटर 1, 2, 3 से होता हुआ आपका डेरेटर में जाता है। तो ये जो बाय पंपिंग द कंडेंसेट थ्रू लो प्रेशर हीटर्स बिफोर इट रीचेज द डेरेटर्स, द सीपी कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या का थर्मल एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करता है। कैसे? द हीट फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड स्टीम used in these heater is transferred to the condensate, preheating it and reducing the amount of fuel needed in the boiler। जैसे फ्रेंड्स आपका कंडेंसेट वाटर का टेम्परेचर जो आप सीपी के आउटलेट में देखिएगा तो 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। प्रेशर आपका वही 28 से 32 डिग्री सेल्सियस 32 kg के आसपास होता है। वहाँ से ये आपका कंडेंसेट पॉलिश यूनिट से होता हुआ जीएससी में जाता है, जीएससी से ड्रेन कूलर, ड्रेन कूलर से एल्पीटर 1, एल्पीटर 2, एल्पीटर 3 में जाता है। देखिए एल्पीटर 3
में जो एक्सट्रैक्शन स्टीम जो यूज़ करते हैं वो एलपी टरबाइन से लिया जाता है, जिसका कि आपका प्रेशर 1.5 kg के आसपास और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एलपी 2 में आप देखिएगा वहाँ पे आपका 0.5 kg, दिस इज द गेज प्रेशर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो टेम्परेचर जो रहता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और एलपी 3 में आपको वहाँ जो है वो भी आपका लास्ट स्टेज से एलपी टरबाइन से स्टीम को हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग कंडेंसेट वाटर को हीट करते जाते हैं। तो हीट करने से आपको फ़ायदा क्या होता है कि बॉयलर में पहुंचने से पहले हम इस कंडेंसेट वाटर को हीटिंग करते हैं ताकि आपका बॉयलर में यह सैचुरेटेड वाटर के फॉर्म में पहुंचे, ये सब कूल्ड वाटर के फॉर्म में ना पहुंचे। जितना भी हम लोग रीजनरेशन सिस्टम करते हैं, आपका जो एलपी हीटर या एसपी हीटर का जो यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो फीड वाटर जो बॉयलर में पहुँचे वो सैचुरेटेड वाटर के फॉर्म में पहुँचे, ताकि वो डायरेक्ट वहाँ से स्टीम का फॉर्मेशन शुरू कर दे बॉयलर में। ऐसा नहीं कि बॉयलर में पहले आपका वाटर जाए, पहले वो सैचुरेटेड वाटर बने, सब कूल्ड वाटर से पहले सैचुरेटेड वाटर बने, उसके बाद वहाँ से स्टीम का फॉर्मेशन शुरू करे। इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल आपका कंज्यूम हो जाता है। तो बॉयलर में फ्यूल को सेविंग करने के लिए हम लोग पहले से ही उस कंडेंसेट वाटर को या फीड वाटर को थोड़ा थोड़ा हम लोग हीट करते हुए चलते हैं, ताकि आपका जो बॉयलर के ड्रम में पहुँचे वो सैचुरेटेड वाटर के फॉर्म में पहुँचे और वहाँ से वो डायरेक्ट हीटिंग शुरू हो और स्टीम बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ भी वही करता है, सीपी कंडेंसेट वाटर को थ्रू करके आपका जितना भी हीटर से के थ्रू होता है वो आपका डायरेक्टर में जाता है, और डायरेक्टर में जब जाता है तो उसका टेम्परेचर आपका 165 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट बढ़ जाता है, क्योंकि बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द फ्यूल नीडेड इन द बॉयलर में जो अमाउंट ऑफ फ्यूल नीड होगा, जो यही काम आपका बॉयलर में करता है तो आपको फ्यूल लगता, तो आपका फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाएगा और इससे आपका थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट इंक्रीज हो जाता है। सीपी का इंपॉर्टेंस थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इट हैंडल वाटर फ्रॉम द हॉट वेल, ये हॉट वेल से वाटर को हैंडल करता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पंप इज दैट इट हैंडल वाटर फ्रॉम द वैक्यूम, ये वैक्यूम से वाटर को हैंडल करता है। एक डिफरेंट टाइप आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको देखिएगा कि आपका ये 0 मीटर पे आपको पंप मिलता है और ये आपका जो ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे रहता है। मैं इसका रीज़न बताऊंगा बाद में कि ये हम लोग क्यों इसको ग्राउंड से नीचे रखते हैं। तो समझिए ये जो होता है इट टेक्स द वाटर, जो सक्शन जो होता है फ्रॉम द वैक्यूम से करता है, एक अलग टाइप का ये पंप है। इट टेक्स वाटर फ्रॉम वैक्यूम प्रेशर एंड डिलीवर्ड एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वैक्यूम प्रेशर से आपका सक्शन लेता है और प्रेशर को बढ़ा के आपका 32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये कर देता है। एंड इट डिलीवर्ड वाटर फ्रॉम हॉट वेल टू द डायरेक्टर थ्रू ए नंबर ऑफ हीटर्स, ये जो होता है ये हॉट वेल से सक्शन लेता है, उसको प्रेशराइज करके थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द हीटर से होता हुआ ये डायरेक्टर में वाटर को पहुंचा देता है। तो फ्रेंड, इस पार्ट में आपने देखा कि सीपी का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हम लोग सीपी का यूज़ पावर प्लांट में क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है सीपी का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सीपी का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका कंपोनेंट्स क्या रहता है, उसका मैकेनिकल सील, स्टेपिंग बॉक्स, आपका थ्रस्ट कम जनरल बियरिंग कहाँ पे रहता है। इसको हम लोग सीपी को चलाने से पहले हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का ऑयल लेवल चेक करते हैं। आपका कैनिस्टर वेंट होता है, एक डिस्चार्ज वेंट होता है। तो इसका इंटरनल कंपोनेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कुछ भी अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।